आज का हमारा टॉपिक है जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल। ईएफएम की सेकंड बुक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था, उसकी 4th यूनिट का ये 3rd चैप्टर है। फर्स्ट 2 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी के आगे का अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। 4th यूनिट में जो पहला चैप्टर था वो था हमारा 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला मर्चेंट बैंकिंग, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा क्रेडिट रेटिंग साख क्षमता मूल्यांकन और ये चौथा चैप्टर है हमारा जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल। जोखिम पूंजी ऐसी वित्तीय पूंजी है जो कंपनी की स्थापना के बाद प्रारंभ में उच्च तकनीकी क्षमता एवं अधिक जोखिम वाली कंपनियों को प्रदान की जाती है। यह उच्च तकनीकी क्षमता, उच्च व्यवसाय मॉडल, उन्नत तकनीकी वाली कंपनियों जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी में अंशों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होती है। जोखिम पूंजी निजी अंशधारिता का ही एक भाग है। अतः सभी जोखिम पूंजी निजी अंशधारिता है, किंतु सभी निजी अंशधारिता जोखिम पूंजी नहीं है। यह व्यवसाय के लिए प्रारंभिक पूंजी का कार्य करती है। यह उन कंपनी के लिए उपयुक्त है जो नई है, जिनका संचालन इतिहास नया है तथा जो बाजार से पूंजी जुटाने की दृष्टि से बहुत छोटी है तथा जो अभी बैंक से ऋण लेने की अवस्था में भी नहीं पहुंच पाई है। यद्यपि विनियोजकों के लिए यह जोखिमपूर्ण है, किंतु इसके माध्यम से वह कंपनी के प्रबंधन में भाग ले सकता है तथा निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसके माध्यम से रोजगार अवसरों में वृद्धि होती है। जोखिम पूंजी लघु पैमाने की वित्तीय संस्थाओं और उच्चतम औद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित देशों में जोखिम पूंजी क्रियाओं में बहुत प्रगति हुई है और विकासशील देशों में ये अपनी जड़ें फैलाती जा रही है। यह लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। विश्व भर में जोखिम पूंजी संस्थानों का आविर्भाव परंपरागत वित्तीय तंत्र में पाए जाने वाले अंतराल को दूर करने के लिए हुआ। जोखिम पूंजी संस्थाएं और नव औद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में लघु और मध्यम उपक्रमों को संबल प्रदान करने हेतु कार्य करती है। पिछले कुछ वर्षों में जोखिम पूंजी की धारणा में अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इनकी कार्यप्रणाली औद्योगिकी आधारित निर्माण संस्थाओं से बदलकर असूचीबद्ध नवीन कंपनियों के लिए प्राइवेट इक्विटी क्लास के समरूप हो गई है। पूंजी विनियोग के समय ये संस्थाएं सहायता प्राप्त कंपनियों से संपर्क बनाए रखती है तथा कंपनी के सक्रिय साझेदार के रूप में कार्य करती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कंपनियों को पूंजी प्रदान करना होता है, बल्कि उन्हें नवीन औद्योगिकी प्रदान कर प्रोत्साहित करना भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोखिम पूंजी में विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। सितंबर 1995 में वेंचर कैपिटल फंड यानी उद्यम पूंजी कोष और वेंचर कैपिटल कंपनी में विदेशी पूंजी निवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अंतर्गत विदेशी निवेशक जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों या वेंचर कैपिटल उपक्रम में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से VCC में निवेश की अनुमति के बाद और किसी बोर्ड की अनुमति नहीं लेनी होगी। विदेशी निवेशक घरेलू VCF या VCC की प्रक्रिया से गुजरे बिना गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। इन मामलों में अलग से अनुमति की आवश्यकता होगी और यह सीधे पूंजी निवेश के नियम और कानून के अनुसार होनी चाहिए। ये मामले सेबी नियमन के तहत आएंगे, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 23F के प्रोविजनों में संचालित है। जोखिम पूंजी के मुख्य तत्व या विशेषताएं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा समता भागीदारी। किसी भी संस्था में 2 प्रकार की पूंजी होती है, स्थिर आय भार और परिवर्तनशील आय भार। स्थिर आय भार के अंतर्गत ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी आती है, जबकि परिवर्तनशील आय भार के अंतर्गत समता अंश पूंजी आती है। समता अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान तब किया जाता है जबकि ऋण पूंजी पर ब्याज और पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान कर दिया जाए।
अतः समता अंश पूंजी में सर्वाधिक जोखिमपूर्ण विनियोग होता है। कंपनी के समापन की स्थिति में सर्वप्रथम ऋणदाताओं को भुगतान किया जाता है, उसके बाद पूर्वाधिकार अंश पूंजी को भुगतान किया जाता है और शेष में से समता अंशधारियों को आनुपातिक भुगतान किया जाता है। अतः पुनः भुगतान में भी समता अंशधारियों को सर्वाधिक जोखिम वहन करनी पड़ती है। ब्याज और पूर्वाधिकार अंश लाभांश भुगतान के बाद यदि कंपनी को पर्याप्त मात्रा में लाभ होता है या कंपनी की लाभदायकता अच्छी होती है तो ऐसी स्थिति में समता अंशधारियों को बोनस और ऊंची दर से लाभांश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में समता अंशों का बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है। अतः जोखिम पूंजी विनियोगकर्ता समता अंशों में विनियोग कर इस जोखिम का अंश मूल्य, बोनस और ऊंची दर से लाभांश के रूप में लाभ प्राप्त करता है। सेकंड पॉइंट है दीर्घकालीन विनियोग। जोखिम पूंजी एक दीर्घकालीन अतरल विनियोग है। यह मांग पर देय नहीं है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि जोखिम पूंजी फर्में बड़े पैमाने पर लाभ कमाने हेतु 5 से 10 साल तक की लंबी अवधि तक इंतजार कर सकती है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध में सहभागिता। व्यावसायिक प्रबंध में जोखिम पूंजीदाताओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके माध्यम से उनके विनियोगों को सक्रिय भूमिका, सहायता व सुरक्षा प्राप्त होती है। वित्त के अतिरिक्त जोखिम पूंजीदाता विपणन, औद्योगिक नियोजन और प्रबंधकीय कुशलता नई फर्मों को प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट है जोखिम पूंजी का क्षेत्र। जोखिम पूंजी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जोखिम पूंजी के कार्य क्षेत्र में नई और उच्चतम औद्योगिक कंपनियों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना ही शामिल नहीं है, बल्कि मध्यम और छोटे आकार की फर्मों को उनके विकास के प्रारंभिक स्तर से जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्थापित व इस योग्य नहीं हो जाती कि वह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति परंपरागत औद्योगिक वित्त बाजार से ना कर सके, तब तक वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अतः संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि जोखिम पूंजी संस्था विनियोजकों जो कि उच्चतम प्रत्याय चाहते हैं और साहसियों जिन्हें संस्थानिक पूंजी की आवश्यकता है परंतु वह जनता से प्राप्त नहीं कर सकते के बीच वित्तीय मध्यस्थ का कार्य करती है। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, भारत में जोखिम पूंजी का भविष्य। भारत जैसे विकासशील देश में जोखिम पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रबंधकीय कुशलता और व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से एक रुग्ण इकाई के पुनर्गठन में सहायता प्रदान कर सकती है। भारत में उत्पादन के प्रारंभ होने से पूर्व ही अनेक छोटी संस्थाएं रुग्ण हो गई है। जोखिम पूंजीदाता इन छोटी संस्थाओं को अपनी औद्योगिकी के विकास में सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अपना विकास कर बड़ी कंपनियों के समकक्ष आ सके। वीसीएफ विकासशील देशों में पर्यटन, स्वास्थ्य, रक्षा, प्रकाशन आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वे विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाओं से आने वाले लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है, जो कि स्वयं उच्चतम जोखिम वाला उच्चतम तकनीक सहित या रहित व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। यह उन्हें साहसिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है। अतः संक्षिप्त रूप से यह कहा जा सकता है कि साहसिकता के तीव्र विकास के लिए और विकासशील देशों में औद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु यदि प्रबंध व विपणन सहायता के साथ जोखिम वित्त को जोड़ दिया जाए तो जोखिम पूंजी एक प्रभावशाली साधन के रूप में सिद्ध हो सकती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न विशेषताएं सामने आती है। मंदी का वातावरण, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में पूंजी का हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनियोग, विशिष्टीकरण, विदेशी मुद्रा अर्जन पर जोर, निर्यात संवर्धन, ब्याज दर में कटौती, बैंक और संस्थागत साख में वृद्धि, निजीकरण और बड़े औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जोखिम पूंजी का योगदान अधिक से अधिक हो। अतः आने वाले समय में आय अर्जन में वृद्धि का एकमात्र साधन जोखिम पूंजी होगी। इस प्रकार आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू।